हेलो बच्चों। ठीक है मेरे बच्चे, आज हम लोग जो है नीट 2009 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नीट 2009 का जो केमिस्ट्री का पेपर था उसके सारे सवाल इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नीट 2009 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, उसने क्वेश्चन पूछा था 10 ग्राम हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑक्सीजन वीआर फिल्ड इन स्टील वेसल्स एंड एक्सप्लोड अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। ठीक है मेरे बच्चे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो हम लॉ ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट से जाते हैं। जैसे आपको जो है रिएक्टेंट पहले उसका आप फॉर्मेशन रिएक्शन लिख लीजिए। ठीक है, और उसका मोल निकालिए। ठीक है, और उस मोल में लिमिटिंग रिएजेंट खोजिए। ठीक है, जो कम अमाउंट में मोल हो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और फिर उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो बताइए, वाटर के फॉर्मेशन का रिएक्शन ये होता है H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2। ठीक है, तो मेरे बच्चे इधर देखिए, ये 1 मोल है, ये आधा मोल है। ठीक, तो 1 मोल ये है। ठीक है, और 0.5 मोल ऑक्सीजन है से मिल रहा है 1 मोल H2O। 1 मोल H2O मिल रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में जो आपको ग्राम दिया है इसको मोल में कन्वर्ट करिए। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट 10 है, मॉलिक्यूलर वेट 2 आएगा। H2 का H का 1 होता है, चूंकि मॉलिक्यूल है तो 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 मोल। 5 मोल हाइड्रोजन का हो गया। मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, बताइए गिवन वेट है 64 और O2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32, तो ये आ जाएगा 2 मोल ऑक्सीजन का। अब बताइए 5 मोल और 2 मोल में कौन कम है? 2 मोल, तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन में कंज्यूम होगा। तो ये 2 मोल ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट बना, लिमिटिंग रिएजेंट बना। ठीक है, अब बताइए 0.5 मोल से 1 मोल वाटर प्रोड्यूस होता है। 0.5 मोल ऑक्सीजन से 1 मोल H2 बनता है, 1 मोल वाटर बनता है। तो 1 मोल ऑक्सीजन से, ठीक है, तो 1 इंटू, ठीक है, 1 मोल ऑक्सीजन से 1 इंटू 1 अपान 0.5। ठीक है, तो बताइए आपका कितना मोल आया है? ये लिमिटिंग 2 मोल ऑक्सीजन से। ठीक है, 2 मोल ऑक्सीजन से 1 अपान 0.5 इंटू 2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 मोल वाटर आ जाएगा। तो आंसर जाएगा 4। देख लीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन को, देख लीजिए मेरे बच्चे, तो आंसर जाएगा 4। देख लीजिए ये सॉल्व, यहाँ पे आपका 4 मोल आया है। ठीक है, तो मेरे बच्चे जब भी आपका क्वेश्चन इस तरह से आए, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछे, ठीक, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे, ठीक है, कितना मोल प्रोडक्ट बनेगा और आपको रिएक्टेंट का ग्राम दिया हो, ठीक है, तो लॉ ऑफ लिमिटिंग, पहले उस रिएक्शन का आप कैसे फॉर्मेशन रिएक्शन लिख दीजिए, फिर लॉ ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट लगाइए। इस तरह से मेरे बच्चे हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोबेंजीन को प्रिपेयर करते हैं बेंजीन से बाय यूजिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेट H2SO4। इन दिस मिक्सचर नाइट्रिक एसिड बिहेव्स। ठीक है मेरे बच्चे, आपको मैंने बताया था कि बेंजीन या बेंजीन के रिंग 5 ESR देते हैं, एक उसी में था नाइट्रेशन। ठीक है, तो नाइट्रेशन के दौरान क्या होता था, हम बेंजीन लेते थे और उसका रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 और प्लस कंसंट्रेट H2SO4 से कराते थे। ठीक है, ये नाइट्राइडिंग मिक्सचर होता था। ठीक है, ये नाइट्राइडिंग मिक्सचर होता था। इस नाइट्राइडिंग मिक्सचर से कंसंट्रेट H2SO4 से H प्लस आता था और NO2 प्लस जनरेट होता था। ठीक है, तो HNO3 H प्लस एक्सेप्ट करता था और यहाँ से जो है नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल आता था और बनता था आपका नाइट्रोबेंजीन। ये एग्जाम्पल था ESR का, ये एग्जाम्पल था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ठीक है, जब नाइट्रेशन होता था तो ये कंसंट्रेट H2SO4 इसको H प्लस प्रोवाइड कराता था, तो कंसंट्रेट HNO3 नाइट्राइडिंग मिक्सचर में बेस की तरह व्यवहार करता था और कंसंट्रेट H2SO4 में एसिड की तरह व्यवहार करता था। तो मेरे बच्चे
अगर नाइट्राइडिंग मिक्सचर में तुमसे पूछे एसिड की तरह कौन व्यवहार कर रहा है तो आंसर देंगे कंसंट्रेट H2SO4। बेस की तरह कौन व्यवहार कर रहा है तो आंसर देंगे कंसंट्रेट HNO3। तो बहुत छोटा सा सवाल था, तो इसका आंसर लगा देंगे। हमसे पूछ रहा है नाइट्रिक एसिड बिहेव्स एज, तो नाइट्रिक एसिड बेस की तरह बिहेव करेगा और H2SO4 एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो इसका आंसर जाएगा मेरे बच्चे बी। जल्दी से इसको भी देख लीजिए, ठीक है, इसका आंसर जाएगा बी। इसको भी देख लीजिए जल्दी से बेटा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन नीट 2009 का क्वेश्चन है। कॉपर क्रिस्टलाइज एफ सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विथ ए यूनिट सेल लेंथ 361 पिकोमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम। तो मेरे बच्चे कॉपर FCC बता रहा है, तो FCC का एज लेंथ दिया है, उसका रेडियस पूछ रहा है। तुमको पता ही होगा SCC, BCC और FCC ये सिंपल क्यूबिक सेल्स के टाइप थे, रेबिस लैटिस थे। SCC के रेडियस और लेंथ रिलेशन R=A/2, ठीक है। BCC का R=A√3/4 और FCC का R=A√2/4, या इसी को लिखते थे R=A/2√2, ठीक है। तो ये FCC का रेडियस एज लेंथ में रिलेशन था, ठीक है। ये हमको पता है फार्मूला, ठीक है, FCC के लिए रेडियस एज लेंथ में। BCC का पता है और SCC का पता है, हमको FCC का निकालना है, ठीक है। तो आओ क्वेश्चन लगा देते हैं। R=A√2/4, ठीक है। ए आपका दिया है 361 पिकोमीटर, पिकोमीटर में ही आंसर देना है। √2/4 जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 128 पिकोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आंसर बनेगा डी, ठीक है। तो आप SCC, BCC और FCC, SCC, BCC, FCC के रेडियस एज लेंथ में रिलेशन बता दीजिए। बताइए SCC का रेडियस एज लेंथ में रिलेशन R=A/2, BCC का R=A√3/4, FCC का R=A√2/4 या R=A/2√2, ठीक है। इस तरह से हम जो है इस क्वेश्चन को डील कर लेंगे। जल्दी से देख लीजिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बेटे, यही आपका जो है सॉलिड स्टेट से रिलेटेड है। लिथियम मेटल क्रिस्टलाइज ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल विथ यूनिट सेल लेंथ 351 पिकोमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ लिथियम। वही आपका क्वेश्चन आ गया। एज लेंथ दिया है, आपको रेडियस बताना है। BCC स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर है BCC, आपको फार्मूला पता ही है R=A√3/4, ये फार्मूला होता है R=A√3/4। ए की वैल्यू आपका दिया हुआ है, एज लेंथ 351 पिकोमीटर है, रखिए R=351, ठीक है, इंटू √3/4। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 151.8 पिकोमीटर, 151.8 पिकोमीटर इसका आंसर आएगा। इस तरह से इसका आंसर जाएगा ए, इसका आंसर जाएगा ए। देख लिया इसको भी। तो SCC, BCC और FCC के रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन आप हमेशा याद रखिए। फार्मूले में आपको एज लेंथ देगा, वैल्यू रखिए, आप जो है रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। एक आपको जो है ये चैनल रिएक्शन दिया है ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का ये चैनल रिएक्शन दिया है। आपसे पूछ रहा है फिनाल का रिएक्शन जिंक डस्ट से कराएं, ठीक है। X बनता है, X का रिएक्शन ये आपका मिथाइल क्लोराइड एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में कराएं, Y बनता है। और इस Y का एल्कलाइन KMnO4 से रिएक्शन कराएं तो Z बनता है। तो कह रहा है Z क्या होगा, ठीक है। तो आओ मैं देखते हैं मेरे बच्चे। फिनाल का रिएक्शन अगर जिंक डस्ट से कराते हैं तो बेंजीन बन जाता है। फिनाल का रिएक्शन अगर हम जिंक डस्ट से कराते हैं तो बेंजीन बन जाता है, ठीक है। तो बनता है बेंजीन, ठीक है। और इस बेंजीन का अगर हम, ठीक है, एल्किल क्लोराइड एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं तो बनता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है, ठीक है। और बनता है आपका एल्किल बेंजीन। यहाँ से आपका जो है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा मेथाइलेनियम आयन, ठीक है। और ये इस पे जुड़ जाएगा और बनेगा टॉल्यूइन। क्या बनेगा, टॉल्यूइन। और इस टॉल्यूइन का रिएक्शन अगर हम एल्केलाइन KMnO4 से करा दें, एल्केलाइन KMnO4 से करा दें तो मेरे बच्चे अगर बेंजीन के रिंग के ऊपर जितना R लगा होगा ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा COOH में और बनेगा हमारे बच्चे इस तरह से बेंजोइक एसिड। तो आंसर जाएगा बी। कौन सा आंसर जाएगा, बी।
ठीक है। तो अगर हमारा टॉल्यूइन का अगर एल्कलाइन के MnO4 से रिएक्शन करा देते हैं तो बेंजोइक एसिड बन जाता है। अगर बेंजीन के रिंग के ऊपर R लगा हो और उसका रिएक्शन एल्कलाइन के MnO4 से कराते हैं, ठीक है, तो R को हटा के हम COOH कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन लिखा हुआ है मेरे बच्चे। तो आंसर जाएगा इसका, आपका इसका आंसर जाएगा बेंजोइक एसिड। इस तरह से आंसर होगा बी। इस रिएक्शन को भी देख लीजिए। करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब बेटा अगला क्वेश्चन जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, ये नीट 2009 का क्वांटम नंबर से रिलेटेड कह रहा है। व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन इन एटम। ठीक है, N, L, M और S की वैल्यू आपको दिया गया है। अब पूछ रहा है कि कौन सा अरेंजमेंट सही नहीं है। तो मेरे बच्चे N रिप्रेजेंट करता है सेल को, L रिप्रेजेंट करता है सबसेल को, M रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल को और S रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन के स्पिन को। ठीक है, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, किसी भी N के लिए N की वैल्यू, ठीक, N-1 से 0 तक, किसी भी N के लिए, किसी भी N के लिए एनी N, L की वैल्यू ऑफ L 0 to N-1, 0 से लेके N-1 के बीच में हो सकता है। ठीक है, किसी भी L के लिए, किसी भी L के लिए एनी L, किसी भी L के लिए, ठीक है, M की वैल्यू ऑफ M, ठीक, -L2 + L इंक्लूडिंग जीरो और S की वैल्यू, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए या तो +½ या तो -½ कोई भी हो सकता है। ठीक है मेरे बच्चे, अब आप देख लीजिए यहाँ पे n बराबर 5 है तो L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 तक हो सकती है, कभी 5 नहीं होगा, तो ये सही है। ठीक है, L बराबर 3 है तो -3 से +3 इंक्लूडिंग 0, ये भी सही है। S +½ ये भी सही है। N बराबर 3 है तो L की वैल्यू 2, 1, 0 हो सकती है, सही है ये L बराबर। ठीक है, M की वैल्यू -2 से +2 तक, कभी -3 नहीं होगा, तो यही अरेंजमेंट क्या है, गलत है, ये अरेंजमेंट परमिसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस तरह आपका क्वांटम नंबर से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन देख लिए मेरे बच्चे। आई होप इस तरह के सवाल आप जो है अच्छे से देख के जाएंगे, क्वांटम नंबर अच्छे से पढ़ के जाइएगा, 2020 के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं 2009 का। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 7 है, ये कह रहा है, ये काइनेटिक्स का सवाल है, कह रहा है कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1386 सेकेंड, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। मेरे बच्चे, ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है और रेडियो एक्टिव डीके में भी ये फार्मूला यूज होता है। ठीक है, जब हाफ लाइफ हम यूज करते हैं इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन में, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन लिख के जब हम टी हाफ का फार्मूला जब डिराइव करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन आता है टी हाफ = 0.693/K। इस K को बोलते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, इस K को बोलते हैं मेरे बच्चे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलते हैं। हमारे यहाँ आज हमको K निकालना है तो K = 0.693/T½ ठीक है, ये फार्मूला हम यूज कर देंगे। बताइए 0.693 और T½ की वैल्यू है 1386 सेकेंड। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स आंसर में आएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे मेरे बच्चे तो हमारा आंसर आएगा 0.5 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। इस तरह से आंसर हमारा होगा बी, इस तरह से आंसर हमारा होगा बी। तो मेरे बच्चे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन देखना और उससे ये जो T½ डिराइव हुआ है ये, और इस फार्मूले को हमेशा याद रखना। K को स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलते हैं, T½ हाफ लाइफ पीरियड है। ठीक है, तो हाफ लाइफ पीरियड और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन T½ = 0.693/K, ये रिलेशन हमेशा याद रखना। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन कॉपी से याद करना, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इसको देख लो मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ठीक है, नीट 2008 का 9 का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 केमिकल काइनेटिक्स से है। मेरे बच्चे जब इक्वेशन आपका दिया हो, ठीक है, तो रेट ला इक्वेशन लिखते हैं, रेट इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, इसको देख के, ठीक है, कह रहा है द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन इज रिलेटेड टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन।
तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन लिखना हो तो होगा आपका -1/5 dBr माइनस अपॉन dt। ठीक है, माइनस साइन ये बताता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। ठीक है, और ये ब्रोमीन का लिखेंगे 1/3 dBr2 अपॉन dt। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करें, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो dBr2 अपॉन dt ये इधर गया। ठीक है, तो -3/5 dBr माइनस अपॉन dt, ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन किसके टर्म में, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन के टर्म में। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन के टर्म में ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आंसर हमारा जाएगा डी। तो इसको भी नोट कर डालिए, जल्दी से इसको भी देख डालिए। अगला क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का, ये भी इस तरह का सवाल अगर पूछे आपको तो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे, ये वाला क्वेश्चन मेरे बच्चे हो गया काइनेटिक्स का। अब अगला क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन मेरे बच्चे आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। ठीक, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर ये 9 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 9 है, अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, तो मेरे बच्चे NaOH है बेस। ठीक है, मेटल के ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो मेरे बच्चे बेस कभी रिएक्शन नहीं करता है, बेस कभी रिएक्शन नहीं करता है, बेस और बेस का रिएक्शन फिजिबल नहीं होता है। तो ये NaOH बेस है और CaO कैल्शियम ऑक्साइड भी बेस है, तो इनका रिएक्शन आपस में नहीं हो पाएगा। तो आंसर जाएगा फर्स्ट। ये एसिडिक है, ये एम्फोटेरिक और ये भी एसिडिक। ठीक है, तो इस तरह से ये भी एम्फोटेरिक। तो इस तरह से मेरे बच्चे एम्फोटेरिक और एसिडिक वाले तो NaOH से रिएक्शन कर जाएंगे, लेकिन बेस से NaOH से रिएक्शन नहीं करेगा। अगला सवाल है, IUPAC नेम इस कंपाउंड का बताना है। तो हम नंबरिंग कर दें। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे है तो नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड की तरफ से करते हैं। तो 1 2 3 और 4, पहले पे इन और तीसरे पे आइन। तो पहले पे इन है और तीसरे पे आइन है। अब ब्यूट आपका 4 कार्बन का है तो ब्यूट, तो आंसर जाएगा सी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन मुकम्मल कर लिया 2009 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, बायोमॉलिक्यूल से कह रहा है द सेगमेंट ऑफ DNA विच एक्ट इंस्ट्रूमेंटल मैनुअल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो मेरे बच्चे क्रोमोसोम्स के सेगमेंट को DNA बोलते हैं, क्रोमोसोम्स के सेगमेंट को DNA बोलते हैं, और DNA के सेगमेंट को जीन बोलते हैं, और जीन से ही मैनिपुलेट होता है प्रोटीन। ठीक है, तो आंसर जाएगा द सेगमेंट ऑफ DNA। तो DNA के सेगमेंट को जीन बोलते हैं। ठीक है, यही प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। इस तरह से मेरे बच्चे, ठीक है, इसका आंसर चला जाएगा बी। अगला सवाल है, ठीक है, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल लिखा है। ठीक है, इसका हीटिंग हम पर आयोडिक एसिड से करें। अगर किसी भी कंपाउंड का रिएक्शन, किसी डाइयाल का रिएक्शन, ठीक है, अगर हम पर आयोडिक एसिड से कर दें, ठीक है, तो जो तुम्हारा टर्मिनल डाइयाल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। ठीक है, तो मेरे बच्चे ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एल्डिहाइड में। तो ये फॉर्मल्डिहाइड बना और ये भी फॉर्मल्डिहाइड बना, तो 2 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी। याद रखिएगा, ठीक है, कोई डाइयाल हो और उसका रिएक्शन पर आयोडिक एसिड से कर दें, इसको मालाप्रेड रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका रिएक्शन पर आयोडिक एसिड से कर दें, ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोनिल कंपाउंड में, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोनिल कंपाउंड में। ठीक है, ठीक है, ये याद रखिएगा।
तो जब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो इसको तोड़ देंगे, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये HCHO बन जाएगा। तो HCHO 2 बार, इस तरह से आंसर हमारा जाएगा C। ठीक है मेरे बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, कह रहा है कि इनमें से कौन सा यूज करते हैं ट्रांसक्विलाइजर की तरह। ये ट्रांसक्विलाइजर जो है न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग है। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डरनेस में देते हैं इसको। ठीक है, इक्विनल ट्रांसक्विलाइजर की तरह यूज होता है। इक्विनल जो है, इक्विनल ट्रांसक्विलाइजर की तरह यूज होता है। इक्विनल जो है कंट्रोल करता है डिप्रेशन को और हाइपरटेंशन को। तो आंसर जाएगा हमारा इक्विनल। ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन इक्विनल। तो इक्विनल एक ट्रांसक्विलाइजर है, मेंटल डिसऑर्डरनेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगला सवाल है, बेंजीन का रिएक्शन कराएं मेथाइल क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एनाइड्रस AlCl3। तो अभी हम इसको भी देख लेते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो आंसर जाएगा टॉल्यूइन। इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, इससे पहले डिस्कस हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा 15 है। ठीक, इथेनॉल का रिएक्शन PbBr2 से करा रहा है। इथेनॉल को मतलब C2H5OH, और ये PbBr2 मेरे बच्चे Br माइनस न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड कराता है, और इसके मेन रिएक्शन का नाम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ से OH हटेगा, Br जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा C2H5Br। जब इसका रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से कराएंगे, ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन देगा। एल्कोहलिक KOH से ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, यहाँ से आपका ये बन जाएगा C2H4 बन जाएगा, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा C2H4। ठीक है, जब इस C2H4 का हम रिएक्शन कराएंगे H2SO4 और वाटर से, तो ये तुम्हारा, हमने आपको एथीन के चैप्टर में बताया था, एल्कीन के चैप्टर में। ठीक है, H2SO4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस जस्ट लाइक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन की तरह। तो मेरे बच्चे इसको देखते ही आप H2O बना लीजिए और इसको H प्लस और OH माइनस में छोड़ दीजिए, मार्कोनी का फ्लोर लगा के इसको जोड़ दीजिए। जब आप ऐसे करेंगे तो आप मेरे बच्चे ये देखिए, ये सिंगल बॉन्ड टूटेगा, तो ये CH3 CH2 और OH एथाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल का आंसर जाएगा C। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा C। तो जल्दी से इसको देख लीजिए, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा C। ठीक, इस तरह से हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 15 मुकम्मल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों ने जो है मुकम्मल कर लिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। ठीक है, जो भी लिखा हुआ है ये डी ब्लॉक का 3D सीरीज का लिखा हुआ है। ये आपका क्रोमियम है। ठीक है, ये आपका मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मैग्नीज का। ठीक है, ये आपका जो है स्कैंडियम टाइटेनियम का है, और ये आपका वेनेडियम का है। ठीक है, तो मेरे बच्चे जो 3D सीरीज होता है डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक के 4 सीरीज होते हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। 3D सीरीज का जो मैग्नीज होता है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो आंसर जाएगा बी। ठीक है, कौन सा आंसर जाएगा? बी। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन आयोडीन। तो ये सभी लोग जानते हैं थायरॉक्सिन जो है, ठीक है, एक ऐसा हार्मोन है जिसमें आयोडीन होता है, थायरॉक्सिन। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा सी। अगला क्वेश्चन पूछा है 2009 में, विच ऑफ द फॉलोइंग शो सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मेरे बच्चे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन शो करता है ये आपको पता होगा। एल्कीन के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा जाता है, और उस सारे एल्कीन के अंदर नहीं, वो एल्कीन जिसके टर्मिनल डबली बॉन्डेड कार्बन से दोनों ग्रुप या एटम अलग अलग हो। ठीक है, ये कंडीशन है। ठीक है, तो ये ब्यूट 2 इन है। ठीक है, ये ब्यूट 2 इन,
ये ब्यूटूइन ये है आपका। तो ये ग्रुप अलग, डबल बॉन्ड से ये एटम अलग, ये ग्रुप अलग और ये एटम अलग, तो ये आपका शो करेगा। तो ब्यूटूइन या 2 ब्यूटीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो इस क्वेश्चन को देख लिए। इस तरह से हम लोगों ने 18 क्वेश्चन जो है ये 2009 का मुकम्मल कर लिया। अगला देखते हैं क्वेश्चन।